BSSS Rhythm, BSSS Rhythm, BSSS Rhythm। सो हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ आरजे सान्या और अब हम आ चुके हैं सीरीज के लास्ट पार्ट में, दैट इज इंटरव्यू। तो इंटरव्यू कैसे क्रैक करें, इंटरव्यू तक कैसे पहुँचे। तो सान्या, मुझे ये बताइए, आप अपने आप को 2 शब्दों में डिफाइन करिए। मैं अपने आप को 2 शब्दों में डिफाइन करें करूँ जो आपको पूरी तरह से डिफाइन करते हो, आपके साथ जस्टिस हो। आई थिंक जॉली एंड रे ऑफ लाइट। पर ये तो 4 शब्द हो गए। तो यही हम आज आपको समझाने वाले हैं कि जब मैं सर से सवाल पूछ रही थी तो मैं बड़े ऐसे कॉन्फिडेंस, सर हाँ बताइए, पर सर ने जब मुझसे सवाल किया तो मेरे दिमाग में कि अब क्या आंसर हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। एंड आई थिंक यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस पूरे पार्ट का, दैट इज़ इंटरव्यू। कि जब कोई व्यक्ति प्री क्रॉस करके, मेंस क्रॉस करके इंटरव्यू में जाके बैठता है और उधर पैनल बैठता है। सर तो यहाँ अकेले थे, तभी मैंने 2 शब्द ने डिफाइन करो और इतने सारे वर्ड निकल गए, क्योंकि क्लस्टर है। yes. और बहुत सारी चीज़ें हैं अपने आप को खुद डिफाइन करने के लिए। तो सर अब हम चलते हैं इंटरव्यू की तरफ कि कैसे इंटरव्यू MPPSC में कंडक्ट करते हैं, क्या टॉपिक्स होते हैं, क्योंकि हो सकता है ये सवाल भी आ जाए कभी कि चलिए, सबसे ऑब्वियस सवाल है। हाँ, कि अपने आप को डिफाइन करिए। यही सवाल सबसे पहले पूछा जाता है। तो सर MPPSC ऑफ कोर्स एक नॉर्मल, मतलब हम कह सकते हैं कि एक इंटरव्यू जब हम किसी जॉब के लिए जाते हैं, नाउ यू आर लाइक अपेयरिंग फॉर MPPSC इंटरव्यू, तो वो क्या डिफरेंस रहता है उन दोनों में? देखिए, अगर प्राइमरीली हम देखें तो ये भी एक जॉब इंटरव्यू है। मतलब आप यहाँ भी एक नौकरी के लिए ही इंटरव्यू देने जा रहे हैं, और जैसे बाकी किसी प्राइवेट नौकरी में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपकी सूटेबिलिटी देखी जाती है जॉब के लिए, वैसे ही यहाँ भी आपकी सूटेबिलिटी देखी जाती है कि आप जिस नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं उस नौकरी के लिए आप कितने सूटेबल हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आपका नॉलेज ऑलरेडी चेक कर लिया गया है। तो आपका प्रोफाइल, आपका नॉलेज ऑलरेडी 2 बार चेक किया जा चुका है, इसलिए यहाँ नॉलेज की बात नहीं होती है। और यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी में वो चीज़ें देखी जाती हैं जो जनरली कोई बताता नहीं है, कोई समझाता नहीं है, पर वो बहुत ज़रूरी है आप में होना अगर आप सरकार में काम करना चाहते हैं। तो ये आपको ऑब्जर्व करने का एक प्रोसेस है कि आप में वो पर्सनालिटी है या नहीं है, जो सिविल सेवा के लिए आवश्यक है, जो नौकरियों के लिए आवश्यक है। और ये नॉर्मल जॉब इंटरव्यू से डिफरेंट ऐसे है कि वहाँ पे आपका नॉलेज, आपकी स्किल भी चेक की जाती है। यहाँ पे ये सब ऑलरेडी चेक किया जा चुका है, तभी आप इंटरव्यू तक पहुँचे। पढ़ाई हो चुकी है। अब पर्सनैलिटी की बात करें सर, क्या ऐसा कुछ रहता है, कोई ड्रेस कोड या कोड ऑफ कंडक्ट कि आपको ऐसे ही अपेयर होना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब स्वाभाविक सी बात है कि एक तो ये आपकी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट मौका है, तो आप थोड़ा सा वेल ड्रेस्ड होके तो जाएंगे ही, तैयार होके तो जाएंगे ही। लेकिन एक चीज़ और भी समझ लीजिए, और दूसरी बात यह है कि आप जिस तरह की सेवाओं में जा रहे हैं उस तरह का आप थोड़ा सा अटायर, उस तरह के कुछ कपड़े पहन करके जाएंगे। ऐसा एक ऑब्वियस सा लोगों का वो रहता है। लेकिन इसके लिए कोई ड्रेस कोड कभी नहीं दिया गया है। कभी नहीं कहा जाता है कि आपको साड़ी में जाना है, या आपको जीन्स में नहीं जा सकते हैं, या आप सलवार सूट में ही आपको जाना है। आप धोती कुर्ता में, आप कैसे भी जाना चाहें आप वैसे जा सकते हैं, पर जो भी पहने थोड़ा डिसेंट दिखना चाहिए, इस जॉब से मैच करना चाहिए, और आप जिस मौके पर जा रहे हैं उस मौके की सिंसियरिटी को भी दिखाता हो, आपके कैजुअल अप्रोच को ना दिखाता हो। राइट। तो कुछ भी फॉर्मल पहनिए, वो पहनिए जो आप पे अच्छा लगे, जिसमें आप कॉन्फिडेंस में रहें, और जो आप जिस तरह की जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं उस जॉब के साथ सूट करें। ये कॉन्फिडेंट जो आपको फील कराए वो आप पहने। सर तो जैसे हम देख रहे हैं आजकल मॉक टेस्ट होते हैं, वैसे मॉक इंटरव्यूज भी हो रहे हैं। सो उनके क्या फ़ायदे होते हैं या क्या एडवांटेज रहता है स्टूडेंट के लिए मॉक इंटरव्यूज़? यूट्यूब और सोशल मीडिया के ज़माने में चारों तरफ उपलब्ध हैं, और ये मैं कहूँगा कि बहुत फ़ायदेमंद नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है मॉक इंटरव्यूज़, इसलिए क्योंकि आपने अगर आप एक्टिंग में काम करना चाहते हैं, मतलब एक्टिंग करना चाहते हैं, किसी फिल्म में जाना चाहते हैं, तो कितनी जगह आपने इंटरव्यू दिए उससे आपकी स्किल इम्प्रूव होगी, या आपने कितनी वर्कशॉप्स अटेंड की इससे स्किल इम्प्रूव होगी। वर्कशॉप्स ऑफ कोर्स। तो एक्चुअली
मॉक इंटरव्यूज बहुत काम नहीं आते। इनफैक्ट देखने से तो कभी कोई फायदा नहीं होता, किसी दूसरे का मॉक इंटरव्यू देखने से आपको रत्ती भर फायदा नहीं होता। इनफैक्ट आपको अपनी पर्सनालिटी का कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति अलग है, उसके लिए जो चीज़ सही है, उसके लिए जो चीज़ अच्छी है, वो आपके लिए अच्छी होनी ही नहीं वाली है। और फिर ये जो जिस तरह के क्वेश्चंस मॉक इंटरव्यूज में पूछते हैं, ऐसे रियल इंटरव्यू में कभी नहीं पूछे जाते हैं। वो बोर्ड बहुत अलग होता है, वहाँ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। ये जो बोर्ड होता है वो जनरली कोचिंग के टीचर्स बैठ जाते हैं, या एक दो लोग इधर उधर से उठा लिए जाते हैं। इन लोगों के ना क्वेश्चन का लेवल वैसा है, ना जो आदमी आ रहा है वो आप जैसा है, ना वो जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। तो आप अगर इंटरव्यू को देख करके आपको लगता है कि आपकी तैयारी होती है, तो उसका जीरो फायदा है, जीरो फायदा। हाँ, आप खुद एक दो मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं, और मॉक इंटरव्यू देने के पीछे दो बड़े वो होते हैं। पहली चीज़ तो ये कि आपके अंदर जो थोड़ा सा डर है वो दूर कर दिया जाए, और दूसरा आप ये देखें कि जब कई बार हमको नहीं पता होता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, तो हमें पहले से गलती पता चल जाए, ऐसी गलतियां जो हम सुधार सकते हैं। तो हमें कुछ गलतियां पता चल जाएं, हम कुछ ज़्यादा बोल जाते हैं, हम कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम किसी चीज़ पर बोलते बोलते रुक जाते हैं, तो हम एक अभ्यास कर लें। अपनी गलतियों को पता करने के लिए मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं, गलतियों को पता करने के लिए मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं, और डर को ख़त्म करने के लिए। लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरव्यू देने के नुकसान है। बहुत ज़्यादा इंटरव्यू देने के नुकसान ये है कि एक तो आपकी जो उस मौके की सीरियसनेस है वो ख़त्म हो जाती है। आपको लगेगा कि जब आप फाइनल इंटरव्यू देने जाएंगे, आपको लगेगा कि आप एक और मॉक देने आए हैं, तो आपके अंदर की गंभीरता खत्म हो जाती है। और जब आप बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज देते हैं, तो आपको इतने तरह के उत्तर बता दिए जाते हैं कि आपका खुद का अपना ओपिनियन कंफ्यूज हो जाता है। आपको खुद नहीं पता होता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो ये कंफ्यूजन ज़्यादा पैदा ना हो, इसलिए एक या दो मॉक इंटरव्यू देना चाहिए, खुद देना चाहिए, और ज़्यादा सटीक बोर्ड में देना चाहिए। और देखना तो कभी किसी का इंटरव्यू नहीं चाहिए, कभी किसी का मॉक इंटरव्यू नहीं देखना चाहिए। उससे आपको नुकसान ही नुकसान होगा, फायदा कोई नहीं होगा। तो सर फिर कैसे तैयारी कर सकता है कोई व्यक्ति इंटरव्यू की? देखिए, जैसे मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा कि अगर मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, एक्टिंग स्किल सुधारना चाहता हूँ, तो वर्कशॉप्स बहुत हेल्प करती हैं। इंटरव्यू असल में आपकी कुछ स्किल्स को चेक किया जा रहा है, आपकी कुछ पर्सनालिटी को चेक किया जा रहा है। अगर मान लीजिए कि मुझे मैं जब बात करता हूँ तो मेरी बॉडी लैंग्वेज बहुत नेगेटिव है, अच्छा, तो बॉडी लैंग्वेज की वर्कशॉप मेरी मदद कर देगी और मेरी बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो जाएगी। अगर मैं जब बात करता हूँ तो मैं अननेसेसरी भटक जाता हूँ बातचीत से, तो कोई ऐसा स्पीच कोच होगा जो मुझे बता देगा कि आपको ऑन ट्रैक कैसे रहना है, और उसकी अभ्यास करा देगा, उसका प्रैक्टिस करा देगा। तो वर्कशॉप का बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि मुझे पता है कि मेरा ये वाला एरिया थोड़ा कमज़ोर है, जिसमें मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। केवल उसी एरिया पर मेरे लेवल को आगे बढ़ाने के लिए अगर कोई मुझे वर्कशॉप दे दे, कोई मुझे 2-3-4 दिन का ट्रेनिंग सेशन दे दे, तो मैं उसमें सुधार कर पाता हूँ, अदरवाइज मैं सुधार नहीं कर पाता। मॉक इंटरव्यू में वो आपको बता देंगे कि आपकी ये चीज़ खराब है, ये चीज़ खराब है, पर वो चीज़ कैसे सुधारें वो तो केवल वर्कशॉप मदद करती है। तो आपको, अगर आपको इंटरव्यू कॉल आता है तो आपको क्या करना चाहिए, उसको अगर हम बहुत सिस्टमैटिक देखें तो जैसे ही आपको इंटरव्यू कॉल आता है, आपको सबसे पहले इंटरव्यू के 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझिए। पहली चीज़ तो आपसे 4 सेक्शन के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले ये पूछा जाता है कि आप यहाँ पहुँचे, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी चॉइस नहीं है, जैसे कि आपके पेरेंट्स आपकी चॉइस नहीं है, आपका सरनेम आपकी चॉइस नहीं है, आपका लुक आपकी चॉइस नहीं है, आपका शहर आपकी चॉइस नहीं है। तो ये जो आपकी नॉन चॉइस वाली चीज़ें हैं, इन पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि आप उनको कैसे देखते हैं, आप अपने सरनेम को कैसे देखते हैं, आप अपने नाम को कैसे देखते हैं। तो नाम से जुड़ा सवाल, सरनेम से जुड़ा सवाल, आपके होम टाउन से जुड़ा सवाल, आपकी जाति से जुड़ा सवाल हो सकता है, आपके फैमिली प्रोफेशन से जुड़ा सवाल हो सकता है, आपके पेरेंट्स की अचीवमेंट्स अगर कुछ हैं या पेरेंट्स के जो प्रोफेशन है उसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक्चुअली आपकी चॉइस नहीं है, लेकिन आपसे जुड़ी हुई हैं। तो उसको आप कैसे देखते हैं, ये पहला डायमेंशन है जिस पर इंटरव्यू सबसे ज़्यादा चलता है। फिर और इसी का एक हिस्सा होता है कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं। नॉर्मली 90% इंटरव्यूज का पहला क्वेश्चन होता है, पहला, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, डिस्क्राइब योर सेल्फ, हु आर यू, तुम्हारी नज़र में तुम कौन हो। इस तरह के सवाल जो आइडेंटिटी के सवाल होते हैं वो इसलिए पूछे जाते हैं कि तुम अपने आप को कैसे देखते हो। तो इंटरव्यू के 4 कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है कि वो पार्ट जिसमें आपका बस नहीं था आपको मिल गया। दूसरा, जो आपने चूज किया, आपने क्या चूज किया, आपने स्कूल चूज किया, आपने कॉलेज चूज किया, आपने सब्जेक्ट चूज किए, आपने हॉबीज चूज की, आपने अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में आप गए, वहां आपको अचीवमेंट्स मिली, आपने 10th में टॉप करना चूज किया।
तो आप पढ़ाई के लिए दूसरे शहर गए, ये आपने चूज़ किया। तो जो आपकी ये चॉइसेस थी, आपके कॉलेज की चॉइस, आपके कोर्स की चॉइस, जो आपने जिस सब्जेक्ट में आपने कोर्स किया है, आप जिन एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट करते रहे, जो स्किल्स आपने डेवलप किए हैं, जिन कॉम्पिटिशन्स में आप गए हैं, जो हॉबीज़ आपने डेवलप किए हैं, जो इंटरेस्ट एरिया आपके हैं, ये आपकी चॉइस है। यही आपने क्यों चुना? इस पर सवाल कि ये निर्णय आपने क्यों लिया, ये निर्णय कितना लॉजिकल था, ये एक्सीडेंटल हो गया, ये आपने सोच समझ के किया। तो आपने ज़िंदगी में आप निर्णय कैसे लेते हैं वो इससे पता चल जाता है। पहला, आप अपने आप को, अपनी लाइफ को कैसे देखते हैं, कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं, ये पहले से पता चल जाता है। दूसरे से आपके निर्णय कितने अच्छे हैं, ये पता चल जाता है। तीसरा जो होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि आप जिस जॉब में आना चाहते हो उस जॉब को आप कितना समझते हो। तो बहुत सारे सवाल एमपी गवर्नमेंट के बारे में, एमपी गवर्नमेंट के चैलेंजेस के बारे में, जिस पोस्ट पे आप आ रहे हैं उस पोस्ट का काम क्या होता है, किस तरह की चैलेंजेस आ रहे हैं, किस तरह के उनको काम करने होते हैं, उसके बारे में क्या लोगों को गलत पता है, क्या कन्फ्यूजन्स हैं, इनके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। ये देखने के लिए कि अगर आप उसमें आना चाहते हो तो सच में पागलपन है या नहीं। अगर पागलपन होगा तो आप इतना तो रिसर्च करके आओगे, इतना तो समझ के आओगे, और रियलिटी जो है उसे समझ करके आओगे। तो आप कितने पागल हैं उस नौकरी में आने के लिए, कितने उत्साही हैं उस नौकरी में आने के लिए, ये चेक करने के लिए गवर्नमेंट आपकी प्रोफाइल, आपकी पोस्ट से के बारे में सवाल पूछा जाता है, पीएससी के बारे में सवाल पूछा जाता है। और चौथा जो होता है वो पूछा जाता है कि आपका नज़रिया क्या है, आपके प्लान क्या है, आपका क्या आइडियोलॉजी है, आप कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं अगले 25-30 साल। तो 25-30 साल में आपको लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है? आपको बहुत फेम चाहिए, आपको बहुत पॉपुलैरिटी चाहिए, आप कितने सिद्धांतवादी हैं, आप कितने फ्लेक्सिबल हैं, आपके हिसाब से देश की ये परेशानी क्यों है, आपको इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हो, तो आपका नज़रिया क्या है भविष्य के बारे में, ये देखा जाता है। क्योंकि वही गवर्नमेंट में एज अ ऑफिसर सबसे ज़्यादा काम आने वाला है। तो इंटरव्यू के ये 4 कंपोनेंट होते हैं। ये 4 कंपोनेंट, तो जिस दिन अगर आपको इंटरव्यू कॉल आता है तो आपको ये चारों कंपोनेंट के पॉसिबल क्वेश्चंस जो हैं वो आपको नोट करने होते हैं। तो ये सारे बेसिस पे जज किया जाता है बेसिकली। यस, ये 4 कंपोनेंट हैं जिसके बेसिस पे जज किया जाना है। तो इंटरव्यू की तैयारी का जो पहला चरण होता है वो ये होता है कि जैसे आपको कॉल आए, आप सबसे पहले अपनी ये 4 पक्ष उठाइए और उसके बारे में जो भी संभावित प्रश्न हो सकता है वो संभावित प्रश्न जो है पहले लिखिए। उसे कहते हैं लेवल 1 क्वेश्चंस। फिर जब लेवल 1 क्वेश्चन हुआ तो हर क्वेश्चन पर बेस्ड अगला क्वेश्चन आता है, तो उसे चेन रिएक्शन क्वेश्चनिंग कहते हैं। कि अगर मैंने बताया कि मैं ये इंसान हूँ, मैंने ऑनेस्टी पे फोकस किया तो वो ऑनेस्टी पर क्वेश्चन पूछेंगे। मैंने अगर हॉबी बताई कि मुझे गाने की हॉबी है तो वो गाने पर सवाल पूछेंगे। तो गाने में भी मैंने अपना फेवरेट सिंगर बताया तो वो फेवरेट सिंगर पर चले जाएंगे। तो ये जो चेन रिएक्शन के क्वेश्चंस होते हैं, जो हमारे 2nd, 3rd, 4th फेज तक क्वेश्चन जा सकते हैं। नॉर्मली किसी भी क्वेश्चन से जुड़े हुए क्वेश्चंस 5 ही होते हैं। तो आपको हर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, पहले वो सारे क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाओ। उसके बाद उसके जवाब जो आप देना चाहते हो वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर ये सवाल पूछा जाएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। आपको जवाब सोचना होता है। वो जो जवाब होता है वही तय करता है कि अगला क्वेश्चन क्या आपके ऊपर दागा जाएगा। तो आप खुद लीड कर सकते हो अपने इंटरव्यू को। मैंने जो जवाब दिया उसी पर बेस्ड क्वेश्चन आना है, फिर उसका जो जवाब दिया उस पर बेस्ड अगला क्वेश्चन आना है। तो मुझे अपना उत्तर, उसके बाद पूछे गए, एक उत्तर दिया तो इस पर 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसका क्या जवाब दूंगा, तो इस पर 3 क्वेश्चन ये क्या पूछे जा सकते हैं। हर क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है उसे पहले से प्रेडिक्ट करके और उसका उत्तर हमें सोचना है। और उत्तर केवल इसलिए नहीं सोचना है कि मेरी जान बचे, मुझे बस जवाब देना है। उत्तर वो सोचना है जिससे बोर्ड इम्प्रेस हो और मुझे सबसे ज़्यादा मार्क्स दे। इसलिए मुझे उत्तर सोचने पर सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए। तो यानी कि जैसे कि मेंस में आंसर 300 वर्ड का लिमिट है लिखने की, वैसे ही इंटरव्यू में जो आप बोल रहे हैं तो एक एक वर्ड आपको पता होना चाहिए कि ये मैंने बोला है, ये मैं इसका हकदार हूँ। मतलब अगर मैंने ये चीज़ बोली है तो सिर्फ ऐसे बोल नहीं दिए कि मुझे गाना पसंद है और गाने में मुझे XYZ सिंगर पसंद है, पर XYZ सिंगर के बारे में मुझे पता होना चाहिए कि आपको असर होगा सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स बुरा परफॉर्म करते हैं अपने हॉबी वाले सेक्शन में। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो गलत जवाब, क्योंकि 90% स्टूडेंट्स, बहुत बड़ी गलती, मैं हॉबीज़ को थोड़ा इंपॉर्टेंस देना चाहूँगा। MPPSC की तैयारी को इतना बोरिंग मान लिया जाता है कि स्टूडेंट्स जिंदा ही नहीं बचते हैं, इसलिए हॉबीज़ भी नहीं रहती उनकी। और उन्हें ऐसा ऑफिसर नहीं चाहिए जो सुबह शाम केवल काम करे। वर्कहॉलिक ऑफिसर ज़्यादा टाइम नहीं उनके पास टिकेगा। तो उन्हें ऐसा इंसान चाहिए जिसकी हॉबी होनी चाहिए। अब हॉबीज़ हैं नहीं, फॉर्म भरना है तो उसमें कोई भी हॉबी हमने लिख दी। और जब आपने कोई भी हॉबी लिख दी और आप उसे फील नहीं करते हैं तो इतने क्रॉस क्वेश्चनिंग होते हैं कि एक टाइम के बाद आपको सरेंडर करना पड़ता है।
तो हॉबीज़ को बहुत अच्छे से चुनना चाहिए, ये पहली बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। और एक जो दूसरी बड़ी गलती है जिसको थोड़ा अच्छे से समझिए, जिसको मैं कहूँगा कि इंटरव्यू में जब कोई हम प्रश्न का हमने पहले से सोच लिया कि सवाल पूछा जा सकता है, तो मैंने एक बहुत देखा है ये मॉक इंटरव्यूज में भी और कोचिंग भी क्या करते हैं कि बेटा ये पूछा जाए तो ये जवाब बोलना, वो जवाब की लैंग्वेज तक रट के जाते हैं। श्रीमान मैं ये कहना चाहूँगा, उन्हें समझ में आ जाता है कि तुम एक्टिंग कर रहे हो, तुम रट करके आए हो। तो हमें कभी भी प्रश्न का उत्तर याद नहीं करना है, प्रश्न का उत्तर फील करना है कि अगर मुझे कोई ऐसा सवाल पूछेगा तो मैं खुश होकर के उसे ऐसे इंप्रेस करूंगा। अपने जवाब ऑलवेज रिमेंबर द फीलिंग ऑफ योर आंसर, नॉट द वर्डिंग ऑफ योर आंसर। अगर आपने वर्डिंग याद की तो आप उलझ जाओगे, कोई कॉमा भूल गए तो पूरा का पूरा इंटरव्यू बर्बाद हो जाएगा। तो उत्तर रटिए मत, उत्तर को फील करिए कि ये सवाल तो मैं ऐसे प्रेजेंट करूंगा, ये सवाल तो मैं उसका जवाब ऐसे दूंगा। ठीक है, मतलब जब भी आप कोई जवाब सोचें तो सुनने वाले की आंखों में देख करके सोचें कि मैं जब ये जवाब दूंगा तो सामने वाला कितना खुश हो जाएगा, कितना इंप्रेस हो जाएगा, मैं उसकी आंखों में क्या देखना चाहता हूं, उसके आधार पर मैं अपना उत्तर तय करूं। और अपने खुद के जवाब दें। ऑफ कोर्स अपने खुद के जवाब होने चाहिए, वो रटे हुए तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर किसी और को होगा तो आप उसके क्रॉस क्वेश्चन में उलझ जाएंगे। राइट सर, ये जब अब क्रॉस क्वेश्चन की बात हो ही रही है तो क्रॉस क्वेश्चन करने वाले जो लोग हैं ये क्या पैनल रहता है, ये मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है इसको जानने में। MPPSC में देखिए बहुत अगर ऐसा समझें तो 5 से 6 लोगों का पैनल होता है, ये वेरी करता है। ये जो 5-6 लोग होते हैं इनमें एक तो जो MPPSC एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो उसमें कुछ जो कमीशन है उसका चेयरमैन होता है, उसके कुछ मेंबर होते हैं। तो जो जनरली बोर्ड को हेड करता है वो तो या चेयरमैन होगा या कोई मेंबर होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट उसके बाद वाले लोग होते हैं। उसमें नॉर्मली एक साइकोलॉजिस्ट तो कंपलसरी होता ही है, जो सबसे कम सवाल पूछता है और जो आप पर नज़र रखता है, और उसका रिमार्क सबसे मैंडेटरी रिमार्क होता है। जो आप जो कह रहे हैं वो नहीं सुनता है, वो आप जो नहीं कह रहे हैं, जो आप अंदर फील कर रहे हैं उसे ऑब्जर्व करता है, उसका रिमार्क सबसे इंपॉर्टेंट रिमार्क होता है। तो एक साइकोलॉजिस्ट होता है, नॉर्मली 2 एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो होते हैं ये मोस्टली सीनियर, बहुत सीनियर लेवल के IAS ऑफिसर होते हैं या IPS ऑफिसर्स होते हैं। ऐसे लोग जो प्रशासन की परेशानियां जानते हैं कि कौन सा आदमी कितना फिट होगा उसके लिए, तो जो सुटेबिलिटी जानते हैं वो 2 लोग होते हैं। नॉर्मली 2 लोग एकेडमिक के लोग होते हैं, ये जो जनरली एकेडमिक फील्ड के लोग होते हैं, जो सब्जेक्ट्स की जानकारी रखते हैं, जो लर्निंग समझते हैं, जो ओरिजिनलिटी समझते हैं, जो थॉट प्रोसेस समझते हैं। तो ये जनरली 2 लोग, ये बहुत फिक्स पैटर्न नहीं है, कभी ऑफिसर ज़्यादा हो सकते हैं, कभी एकेडमिक ज़्यादा हो सकते हैं, पर नॉर्मली ये या तो बहुत सीनियर प्रिंसिपल सेक्रेटरी या ADGP लेवल के IPS और IAS ऑफिसर्स होते हैं, बिल्कुल सीनियर मोस्ट IAS IPS ऑफिसर्स होते हैं, या रिटायर्ड IAS IPS ऑफिसर्स होते हैं। ये बहुत सीनियर प्रोफेसर्स होते हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर्स होते हैं, एकेडमिशियंस होते हैं, और उसके साथ साथ सब्जेक्ट बड़े साइंटिस्ट हो सकते हैं, बड़े सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो सकते हैं, ये लोग होते हैं। पर गवर्नमेंट में लोग रहे जो हैं वो लोग होते हैं, और एक साइकोलॉजिस्ट होता है। तो नॉर्मली ये वो लोग होते हैं जिन्हें आप ब्लफ नहीं कर सकते, जिन्हें आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि वो तुम्हारे पहले की 3 जनरेशन देख चुके हैं। तो इस कारण से उन्हें तुम्हारी हर बनावटी चीज़ पहले समझ में आ जाती है, समझ में आ जाएगी। राइट। तो सर कैसे उन्हें इम्प्रेस कर, मतलब ये तो हर स्टूडेंट का एक आई थिंक सवाल है कि उनको इम्प्रेस कैसे करें, मतलब क्या ऐसा अलग करें या क्या करें जाके वो इम्प्रेस हो जाए, बोले ये जॉब लेटर आपके हाथ में। देखिए बहुत बेसिक सी चीज़ है, इंटरव्यू पर्सनैलिटी का टेस्ट है, और वो एक पर्सनैलिटी ढूंढने आए हैं। वो पर्सनैलिटी वही जब पुराने सेटअप में कोई लड़का या लड़की देखने जाते थे रिश्तेदार, तो वो जो जिसको हम वैसे इंप्रेस करते थे ना कि वो जो देखना चाहते हैं हम वही दिखें। हमें ये तो ध्यान रखना पड़ेगा कि वो हमें क्या देखना चाहते हैं। तो हमें वो ये देखना चाहते हैं कि भाई आप जब कोई चीज़ बोल रहे हो तो कितने ईमानदार हो, जो आप कह रहे हो वो अंदर से फील कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या केवल बनावटी हो, आप कितने उत्साही हो, लाइफ आपके लिए कितनी पॉजिटिव है, लाइफ कहीं आपके लिए बर्डन तो नहीं है, तो आप में कितना ऑप्टिमिज्म है, आप जो काम करने के लिए जा रहे हो उसमें आप कितने उत्साही हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप कितने अच्छे टीम मेंबर हो सकते हो, क्योंकि सरकार में आपको किसी के अंडर में या किसी के ऊपर काम करना है, तो आप उसमें कितने फिट इन होते हैं। तो मैं ये कहूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से इंटरव्यू की तैयारी के लिए सिविल सर्विसेज पर्सनालिटी को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए कि एक सिविल सर्वेंट में क्या देखने की कोशिश की जाती है। नॉलेज पार्ट ऑलरेडी आपका चेक किया जा चुका है, अब आपकी इंटीग्रिटी चेक की जानी है, अब आपकी
एक तरीके से ऑनेस्टी चेक की जानी है, अब आपका ऑप्टिमिज्म चेक किया जाना है, अब आपका जुझारूपन चेक किया जाना है। अगर आप में ये सारी चीज़ें हैं तो बोर्ड आपको बहुत आसानी से ले लेता है। अगर एक पॉइंट मैं कहूँ जिस पर सिलेक्शन होता है वो ये कि आप अपने होने पर कितने खुश हैं, जो आप हैं उस पर आप कितने खुश हैं, और जो आप हैं उसे कितने ऑनेस्टली आप लोगों के सामने ले जा रहे हैं। तो ऑनेस्टी और आइडेंटिटी, ये दो चीज़ें, आप जो भी हैं उसे स्वीकार करके कितने खुश हैं उस चीज़ पर। मैं जैसा दिखता हूँ, मैं जैसा बोलता हूँ, मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरी जो कास्ट है, मेरा जो पढ़ाई है, मैं एवरेज भी था तो मैं उसे ओन करता हूँ। मुझे उस पर कोई शर्म संकोच नहीं है, एक। और दूसरा, मैं पूरी तरह से ईमानदार हूँ, ना बनावटी हूँ, ना किसी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ना ही अंडर कॉन्फिडेंट हूँ। अगर आप ऑनेस्ट हैं और आप जो हैं उस पर आप खुश हैं तो इंटरव्यू बोर्ड आपको बहुत आसानी से मार्क्स दे देता है। यानी कि बनावटी नहीं होना, जो आप हैं वो आपको रहना है। ये कुछ इंटरव्यू के टिप्स हैं। तो सर हमने, मुझे लगता है, पूरा ही स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम इंटरव्यू तक कैसे पहुंचना है उसके बारे में बात की। एक मैसेज आप अगर इन स्टूडेंट्स को इन जनरल देना चाहेंगे, पढ़ाई से लेके इंटरव्यू से लेके सब, एक समअप अगर हम कहें कि सीरीज़ को अगर हम समअप करें, MPPSC की तैयारी से लेके इंटरव्यू तक बच्चों को कैसे पहुंचना है, तो सर वो मैसेज क्या होगा? मैं बस 3 सबसे ज़रूरी बातें कहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि MPPSC की परीक्षा इसलिए कराई जाती है ताकि मध्य प्रदेश को अगले 30 साल तक चलाने वाले लोग ढूंढे जा सकें, जो मध्य प्रदेश के सबसे अच्छे लोग हों। तो ये सबसे अच्छे लोगों को ढूंढने की परीक्षा है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस है। या तो आप, अच्छा, कोई जन्म से अच्छा नहीं होता, कोई स्कूल में ग्रूम होके अच्छा हो गया है, कोई कॉलेज में ग्रूम होके अच्छा हो गया है। अगर आप स्कूल के सबसे अच्छे स्टूडेंट हैं, कॉलेज के सबसे अच्छे स्टूडेंट हैं और आप में वो अच्छाई जारी है, तो आप आसानी से PSC निकाल लेंगे। और अगर आप अच्छे नहीं रहे हैं तो आप अभी अच्छे बन जाइए। आप अगर अपने आसपास दिखने वाले जितने लोग हैं, जितने लोगों को आप जानते हैं, उनमें से अगर आप सबसे अच्छे नहीं हैं तो आप PSC के लिए नहीं बने हैं। आप नहीं हैं तो बन जाइए। हर आदमी सबसे अच्छा बन सकता है, लेकिन सबसे अच्छा बनने के लिए आपको अपने अंदर झांकना होता है। जो आप में कमी है उसे पहचान करके उसे दूर करने का पागलपन अपने अंदर विकसित करना होता है और अपने को आपको बदलना होता है। तो बहुत अच्छे से समझिए, ये लाखों में एक जो है उसे खोजने का प्रोसेस है। आप लाखों में एक या तो पैदाइशी नहीं होते हैं कोई भी, या तो आप स्कूल में बन गए हैं, या आप कॉलेज में लाखों में एक बन गए हैं। अगर नहीं बने तो आज भी बन सकते हैं, बशर्ते कि आप में बदलने का पागलपन हो और आप बदलने को तैयार हो। अगर आप बदलने को तैयार हैं, और कोई भी बदलाव आसान नहीं होता है, इंसान स्वभाव से आलसी और मक्कार होता है। तो देखिए, ऐसा है कि ये परीक्षा असल में लाखों में जो एक है उसे ढूंढने की परीक्षा है। और लाखों में एक कोई पैदाइशी नहीं होता है, वो स्कूल से होता है या कॉलेज से होता है। और अगर आप स्कूल और कॉलेज में भी लाखों में एक नहीं बन पाए तो आपके पास अब भी मौका है, अभी भी आप बन सकते हैं, बशर्ते आप में लाखों में एक बनने के लिए पागलपन हो। और वो पागलपन तब होता है जब आप बदलाव के लिए तैयार होते हैं। तो आपको बदलना पड़ेगा, आपको वो सब काम करने पड़ेंगे जो अब तक आपने नहीं किए हैं। अगर आप बदलाव के लिए तैयार हैं, आप में बदलने का पागलपन है, तो आप भी लाखों में एक बन सकते हैं। और अगर आप लाखों में एक बन गए तो PSC आपके दरवाजे आएगी आपको सेलेक्ट करने के लिए। तो चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट थिंग इन लाइफ, जिसे हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए और हमें मतलब तत्पर रहना चाहिए कि अगर कुछ बदलाव, अच्छा बदलाव मेरे अंदर आ रहा है तो उसे मैं लेके आगे चलूँ और MPPSC क्रैक करने का, जैसे कि सर ने बताया कि हम बचपन से ही नहीं सोच लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा बनेंगे, पर अगर आपने ठान लिया, एक जुनून है आपके अंदर, तो आप ज़रूर MPPSC क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, अपना इतना इंपॉर्टेंट और प्रीशियस टाइम हमें देने के लिए। और एक एक पार्ट में सर ने इतने अच्छे डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप पढ़ाई करें, नोट्स बनाएं, प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें, मेंस की तैयारी कैसे करें, एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीबडी। आप इस पूरी सीरीज़ को देखें और अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज़ RJ सानिया एंड विथ मी आई हैव द वन एंड ओनली Lakshmi Sharan Mishra sir. Thank you so much for watching. Stay tuned to the only BSSS Rhythm, the international online radio. Bye bye, take care. BSSS Rhythm.